क्या सीन है सर मेलोडी का, ये बड़ी मतलब एक तो ट्रेंड हो गई। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को क्या दे रहा है, तो गिफ्ट ये दे रहा है। पर कितना ट्रेंडिंग हुआ, कैसी चर्चा हो रही है, कैसा शेयर बाजार उस पर चल रहा है उस कंपनी का, तो मुझे ऐसा लगता है ये लीडर के पॉपुलैरिटी का निर्देशांक है। आरएसएस से जुड़ी जो शिक्षा होती है, ट्रेनिंग होती है, कैडर बना देते हैं ये अपना, होती कैसे? आरएसएस लोगों को अपना तो हर आदमी सोचता ही है, जी अपना छोड़ के साथ वाले का भी सोचना चाहिए, समाज का सोचना चाहिए और उस दिशा में अपने को ढालना चाहिए, ये सिखाता है। अम्बेडकर की क्या विचारधारा थी आरएसएस को लेकर? उन्होंने कहा कि मैं जो करना चाहता हूँ ये इस समाज का सवर्ण वर्ग, उच्च शिक्षित वर्ग और गरीब और ये बिलो कास्ट शेड्यूल कास्ट वर्ग, इन दोनों में ब्रिज का काम करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी कई बार बड़े बड़े मंचों से इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश को। वो हिंदू राष्ट्र ये केवल धर्म तक सीमित इस प्रकार की कल्पना नहीं है। ये देश का वर्णन जो लोग करते हैं, एक टाइम का इतना समृद्ध देश हमारा पूरे विश्व में जिसकी चर्चा होती है। विपक्ष आपकी नजर में क्या है? जिस देश ने एक पार्टी पर इतना प्रेम किया, जिन जनता ने वोटिंग किया, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि देश के जितने भी बेरोजगार हैं ये सब कॉकरोच हैं। कोई भी देश के न्याय व्यवस्था पर जो बैठा हुआ आदमी है उनके बयान पर कोई कमेंट करना ये ठीक बात नहीं है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट रीटा और एक नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल पॉडकास्ट को लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है मुद्दा क्या रखें, मुद्दा और फिर गेस्ट के हिसाब से कौन सी पार्टी है, विपक्ष कौन है, सबके बारे में बहुत सोचना पड़ता है। मैंने भी बहुत बार सोचा कि आज जिस शख्सियत का पॉडकास्ट हम करना जा रहे हैं, जिनके साथ आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वो बड़े खास हैं क्योंकि अंदरूनी तरीके से वो भाजपा की रीढ़ की हड्डी हैं, समझ लीजिए। आरएसएस से जुड़े हुए थे, फिर एबीवीपी से जुड़े, उसके बाद भाजपा से जुड़े और इस जुड़ाव में उनका सफ़र लंबा रहा। फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब समेत ना जाने कितने शहरों की जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही खास शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है श्याम जाजू जी। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैंने बहुत सोचा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, फिर मैं कल स्क्रॉल कर रही थी, मुझे दिखे मोदी जी, मैंने कहा चलिए मोदी जी से शुरू कर लेते हैं। मेलोडी पसंद है सर आपको? बिल्कुल, कल से तो और उसकी रुचि बढ़ गई है। क्या सीन है सर मेलोडी का, ये बड़ी मतलब एक तो ट्रेंड हो गई, ऊपर से मोदी जी का जब जब मेलोनी जी के साथ मिलना होता है तब तब मोदी जी और ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाते हैं। मोदी जी कोई भी बात ब्लैंकली नहीं करते, हर उनके एक्टिविटी के पीछे सोच रहती है, प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल। तो कल जब वो प्रसंग मैं देख रहा था तो उसी गुण जो उनका है, इंस्टेंट, एक दिखने के लिए तो बात छोटी होती है, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को क्या दे रहा है, तो गिफ्ट ये दे रहा है। पर कितना ट्रेंडिंग हुआ, कैसी चर्चा हो रही है, कैसा शेयर बाजार उस पर चल रहा है उस कंपनी का, तो मुझे ऐसा लगता है ये लीडर के पॉपुलैरिटी का निर्देशांक है। वो सब ठीक है सर, लेकिन जब हम विपक्ष के बयान इस पे सुनते हैं ना, तब लगता है राहुल गांधी जी ने कहा नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा है, हर विषय को राजनीतिक चश्मे से ही देखना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अभी इंटरनेशनल राजनीति के हिसाब से भी देखा तो एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को चॉकलेट दे रहे हैं, ये पर इसका भी अर्थ ध्यान में लेना चाहिए, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, अनौपचारिकता का क्या है, और दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें भी मैटर करती है। अच्छा सर, ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये आ जाता है कि जब बंगाल चुनाव खत्म हुआ, मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की, सबसे पहले सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो और इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, आप लोग संभल कर रहिए। और दूसरे दिन हमने देखा दूध के प्राइस बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, और तीसरे दिन मोदी जी चले गए विदेश यात्रा पे। सबसे बड़ा विपक्ष के पास मुद्दा बन गया ये। अब आप बताइए, उनको नौटंकी इसलिए लग रही है क्योंकि पहले मोदी जी ने जनता को डरा दिया, उसके बाद वो विदेश यात्रा करने चले गए। इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तीसरी टर्म उनकी चल रही है जी।
उनके कार्यकाल के आप भी साक्षी है, हम भी साक्षी है। वो ऐसे नेता है जिन्होंने अपने वर्ग से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो विदेश में जाते हैं तो लोगों ने बताया उनके साथ, और आप लोगों ने भी इसको चलाया, कि वो रात को प्रवास करना और दिन में हर मिनट का उपयोग करना, इस प्रकार का उनका काम चलता है। वो विदेश में जाना और आम जनता ने विदेश में जाना, इसका जमीन आसमान का फर्क है। वो जाते देश के वाइडर इंटरेस्ट के लिए जाते हैं, देश के स्ट्रेटेजी के लिए जाते हैं, देश के पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी और इसकी तुलना नहीं हो सकती। जहाँ तक रहा सवाल कि उन्होंने कुछ निर्बंधों का उल्लेख किया है, तो वो निर्बंध क्यों किए, उसके पीछे उनका भाव क्या है, ये समझ लेना चाहिए। मोदी जी के इस 12-15 साल के कार्यकाल में कितने फेजोस में हम गए। कोरोना का पीरियड हमने पूरा किया, इंटरनेशनल लेवल पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसके भी असर हमारे देश पर आ रहे थे। उसके बाद आज ईरान इराक वर्सेस अमेरिका और इजराइल युद्ध चल रहा है, उसके भी। तो ये सब रिपरकेशंस के तुलना में आज भारत स्टेबल है। बाकी देशों की तुलना में हमारे यहाँ ज़्यादा महंगाई बढ़ी नहीं है। हाँ, अब इसका परिणाम देखकर स्वाभाविक रूप से जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तब फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। ये अपरिहार्य जो असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है, पर बाकी देशों की तुलना में ये बहुत कंट्रोल में है। तो मोदी जी ने जो भी कोरोना के समय जो निर्बंध दिए थे, आज जो निर्बंध दे रहे, मुझे बताओ, सोने की बात, सोना जिस देश में कंज्यूम होता है, सब 5th लार्जेस्ट कंट्री हमारी है, उसका 90% सोना हमारा बाहर से आता है। पिछले एक साल में 72 अरब डॉलर का सोना हमने इंपोर्ट किया। अब वो कोई जीवनावश्यक वस्तु तो है नहीं। तो ऐसी बातों पे कंट्रोल करके देश का जो पैसा है उसको बचाना, हमारा निधि कम ना हो और विदेश में पैसा ना जाए, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने अगर अपील किया तो उसमें गलत क्या है? अच्छा सर, कई ज्वेलर से हमने बात करी इस मुद्दे पर, तो उनका कहना था कि ये बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके बाद ही क्यों याद आया कि सोना मत खरीदो। और दूसरी बात, 2-3 महीने से लगातार युद्ध चल रहा था, उसके चलते भारत में कई तरह की दिक्कतें हुई, सिलेंडर की दिक्कतें हुई, लोगों को, लोग पैनिक स्टेज में आ गए, है ना। और पेट्रोल डीजल के लिए बोल दिया गया कि आप 2000 से ज़्यादा किसी भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते, ये भी निर्यात किया गया। पेट्रोल पंप पे लगातार भीड़ लगी रही। उस टाइम पे ना बीजेपी की तरफ से ना नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही चुनाव जीते उसके बाद तुरंत स्टेटमेंट आ गए। तो ये अचानक से होना, ये थोड़ा सा लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। आप बताएं। कच्चा तेल अपने देश में जितनी उसकी लागत है, जितनी खपत है, उसमें 70% बाहर से आता है, जो होर्मुज के रास्ते से आता है। बिल्कुल। स्वाभाविक रूप से वहां जब कुछ ऐसा संकट तैयार हुआ है तो उसका असर अपने देश पर आने वाला है। जहां तक गैस का है, एलपीजी गैस सिलेंडर का, उसका भी प्रोडक्शन की हमारी मर्यादा है, वो भी बाहर से आता है। तो इन सब बातों पर कंट्रोल करके लोगों में हैवॉक पैदा ना हो, इस प्रकार का गवर्नमेंट ने सोचा, आज तक कंट्रोल भी किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जब संकट आता है तो ये कोई एक अकेले सरकार या अकेले मोदी जी की जवाबदारी नहीं होती, इसमें पूरे देश को इकट्ठा होकर इससे लड़ना पड़ता है। कोरोना के पीरियड में हमने देखा, लोगों को ताली बजवाई, थाली बजवाई, लोगों को ये दिया, इंजेक्शन दिया, और पूरे विश्व की तुलना में इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिनकी है, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, तो भी हम उस पर मात किए और उससे हमने संकट से बाहर निकले। तो ये होता है नेता की सोच, नेता की दूरदृष्टि, उनका सोचना और लोगों को उस रास्ते से इकट्ठा लाना, उससे हम संकट पे पार कर गए। एक बार मुझे याद है, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तब हमारे देश में अनाज की कमी थी। वो देखते हुए, नहीं, देश के जवानों को वहाँ बॉर्डर पर अनाज की आवश्यकता है और हमारी अनाज की खपत जितनी है उतनी हमारे पास उपलब्ध नहीं है स्टॉक, तो सब लोगों ने एक सप्ताह में एक दिन फास्ट करना चाहिए, ये उन्होंने अपील किया। लोगों ने उसको कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लिया, देश के प्रधानमंत्री के रूप में लिया। और मुझे याद है आज भी वो शास्त्री जी का उस प्रकार का दिया हुआ आश्वासन और लोगों ने अभिवचन जो दिया था, आज भी कई लोग उस समय का जो फास्ट है आज भी कर रहे हैं अपने जीवन में। तो ये नेता के प्रति श्रद्धा होती है। तो नेता को समाज के बारे में, देश के बारे में आगे की सोच रख कर सोचना पड़ता है और लोगों को उस संकट से सामना करने के लिए तैयार करना पड़ता है।
तो सर मैं मान के चलूं कि आने वाले समय में ऐसा भी समय आ सकता है कि हमें भी मोदी जी को भी अनाउंसमेंट करना पड़े कि आपको हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करनी पड़ेगी या एक समय का भोजन छोड़ना पड़ेगा। ऐसा है, पर जब जब संकट आता है जी। तो वो ना कोई प्रदेश पर ना कोई एक जाति पर आता है, पूरे देश पर आता है। और उस समय मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे कारगिल युद्ध के समय छोटे से छोटे आदमी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अटल जी तब देश के प्रधानमंत्री थे और उसमें सब देश विदेश के विपक्ष भी उसमें शामिल हुआ था। ये जब ऐसा होता है तो सब लोग इकट्ठा आते हैं, मुझे लगता है ये अपने देशभक्ति का प्रतीक है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री कहने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत क्या है, अगर उनकी नीयत साफ है और उनका इरादा स्पष्ट है तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और वो आज हम देख रहे हैं। सर मोदी जी की पॉपुलैरिटी के पीछे आप क्या कहेंगे कि क्या रीज़न है, इतने लोग फॉलो करते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी, आपके हिसाब से व्हाट इज़ द बेस्ट रीज़न बिहाइंड इट, क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। मोदी जी को। मैं वो जब वहाँ सीएम थे और उसके पहले पार्टी के संगठन मंत्री थे तब से जानता हूँ। जी। मोदी जी के जीवन के कुछ फेजेस में देखता हूँ उनके व्यक्तित्व के। बचपन में गरीबी में, एक गरीब घर में, एक देहात में उनका जन्म हुआ। उसके बाद चाय की दुकान पर काम कर कर अपना घर के परवरिश में उनको भी अपना योगदान देना पड़ा। उसके बाद वो संघ के प्रचारक बनते हैं, आरएसएस के काम में खुद को समर्पित कर लिया। आरएसएस के काम के निमित्त से उनका पूरा भ्रमण हुआ। उसके बाद उनको राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बने, पूरे देश में उनका भ्रमण हुआ, विदेशों में भी जाना हुआ। उसके बाद वो गुजरात के सीएम के रूप में प्रशासन चलाना, ये उन्होंने देखा। 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उस समय का उनका परफॉर्मेंस देखते हुए गुजरात मॉडल नाम से पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। और आज वो देश के प्रधानमंत्री, मेरे लगता है कि सबसे बड़ा कार्यकाल उनका अभी चल रहा है, तीसरी टर्म, और हर समय ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन के साथ, पॉपुलैरिटी के साथ वो आज काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग फेजेस में उन्होंने जो अपने व्यक्तित्व को निखारा है और देश के हित में राष्ट्र प्रथम, नेशन के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ऐसा लीडरशिप जब आती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में वो अपना एक स्थान तैयार करते हैं और लोगों के उनके प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अच्छा सर, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है इस मुद्दे पर कि पॉपुलैरिटी तो है मोदी जी की, है ना, उसके साथ साथ जब हम जनता की बात करते हैं, कामों की बात करते हैं तो बड़े मुद्दे आते हैं। तो आप भी आरएसएस से जुड़े रहे, मोदी जी का भी स्टार्टिंग वहीं से हुआ, संघ से जुड़ाव का। ये संघ और केंद्र में बैठी सरकार का रिश्ता आज के समय का नहीं है, बहुत पुराना है। तो आज के समय में संघ और आरएसएस प्लस भाजपा के क्या रिश्ते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति जिनको मालूम है उनको एक बात मालूम है, सरकार किसकी है और किसकी नहीं है इसका संघ के कार्यपद्धति पर असर नहीं पड़ता। संघ इस देश में देशभक्त निर्माण करने की, चरित्र निर्माण करने की बात कहता है और करता है। संघ ये एकमात्र संगठन है देश में कि जो 100 साल पूरे होने के बाद भी एक बार भी लीडरशिप के कारण, कोई आर्थिक घोटाले के कारण कभी वो चर्चा में नहीं आता। और जब जब देश पर नैसर्गिक आपदा आती है, कोई संकट आता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, देश की युद्धजन्य स्थिति है, ऐसे समय सबसे पहले कोई दौड़ के आता है, कहीं ब्लड डोनेट करना है, कोई नैसर्गिक आपदा आई उस पर मात करनी है, तो सबसे पहले स्वयं प्रेरणा से, उनको कोई आदेश की जरूरत नहीं होती या सरकार किसकी है इस पर उनका भूमिका नहीं तय होती। ऐसा संगठन जो अपना केडर तैयार करता है, ऐसा एक संघ का अपना एक नाम है, संघ की अपनी एक इमेज है। और आज तो विश्व में संघ के नाम की इसी कारण चर्चा होती है। तो संघ ने तैयार किए हुए कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, विद्यार्थी क्षेत्र में आते हैं, एजुकेशन फील्ड में आते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में जाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्र में जाते हैं। तो एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो संघ ने छोड़ा है, क्योंकि क्यों छोड़ेंगे? वहाँ उनका काम है व्यक्ति निर्माण, लोगों को तैयार करना, लोगों को कल्टीवेट करना, लोगों को देश के प्रति रुझान तैयार करना। नहीं तो हर आदमी को अपनी समस्या कोई कम है क्या, पर ना अपनी समस्या तक सीमित ना रहकर देश के लिए भी उसने कुछ करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए और पूरा देश एक रहना चाहिए। इसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी निमित्त से आज संघ के स्वयंसेवक, संघ के विचारधारा से जिन्होंने प्रेरणा ली, ऐसे लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं।
देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री आज संघ से आए हुए प्रशिक्षित लोग हैं। तो ये देश के लिए बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोगों की तो देश को आवश्यकता है। तो संघ के फैक्ट्री में तैयार हुए हुए मोदी जी भी आज देश का प्रधानमंत्री है, नेतृत्व कर रहे हैं, और आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी का नाम पूरे विश्व में। आपने सर संघ क्यों चुना? बचपन से ही मेरे पिताजी, हमारा घर आरएसएस का रहा है। मेरे पिताजी 1948 में आरएसएस के कारण जेल में थे। 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो पिताजी एक जेल में थे और मैं एक जेल में था। तब मेरी एज कम थी, तो पिताजी को कोई डर था कि मैं कहीं माफ़ी मांग के बाहर ना आ जाऊं। तो पिताजी ने एक जेल से दूसरी जेल में मुझे पत्र लिखा था। आज भी वो पत्र लैमिनेट करके मैंने रखा है। आपने संघ किस उम्र में ज्वाइन कर लिया था? मैंने संघ में लगभग 10 साल के उम्र में मैंने बचपन से 10 साल से ही ज्वाइन कर लिया था। और जेल में कब चले गए आप? मैं 18 साल का था तब जेल में था। तो ये काफ़ी मतलब एक समय आपका संघर्ष भरा समय रहा। फिर बीजेपी में आप आ गए, एबीवीपी के बाद आप बीजेपी में आ गए थे। तो बीजेपी ज्वाइन करने का कैसा आपका? विद्यार्थी परिषद में मेरी सक्रियता रही, उसके कारण पूरे देश में भ्रमण भी हुआ। 8 साल में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में था। और उसके बाद जब मैं पूर्णकालिक मेरी भूमिका रुकी तो स्वाभाविक रूप से इस विचारधारा से मिलती जुलती पार्टी के रूप में, और पिताजी भी राजनीति में सक्रिय थे ही, तो मैं राजनीति में आया और महाराष्ट्र में मेरे राजनीति की शुरुआत हुई। अलग अलग दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। आज जो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, पहले उस टाइम अहमदनगर बोलते थे, तो उस जिले का मैं अध्यक्ष भी था। और उसके बाद अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का दायित्व मेरे को सौंपा गया, तो मैं महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली आया और गए 26 साल से मैं अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा सर, मेरा एक बहुत मतलब इस चीज़ में रुझान है, मैं ये जानना चाहती हूँ, आरएसएस से जुड़ी जो शिक्षा होती है, ट्रेनिंग होती है, कैडर बना देते हैं ये अपना, होती कैसे, क्या होता है इसमें? जैसे गुरुकुल में हमें पता है कि कैसे शिक्षा दी जाती है, क्या पढ़ाया जाता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, तो मैं थोड़ा प्रोसेस जानना चाहती हूँ ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चल सके कि आरएसएस कैसे ट्रेन करता है बेसिकली। इतना बड़ा संगठन अपने 100 साल जब पूरे करता है तो स्वाभाविक वो कैसे बढ़ा, इसका बढ़ने का कारण क्या है, इनकी कार्य पद्धति क्या है, ये कैसे ट्रेनिंग करते हैं, ये स्वाभाविक समाज के मन में भी ऐसी उत्सुकता है। आपने बहुत अच्छी बात रखी है। आरएसएस लोगों को अपना तो हर आदमी सोचता ही है जी। अपना छोड़ के साथ वाले का भी सोचना चाहिए, समाज का सोचना चाहिए और उस दिशा में अपने को ढालना चाहिए, ये सिखाता है। बचपन में जब शाखा में जाते हैं लोग तो उस टाइम तो आकर्षण ये रहता है कि खेलने के लिए गया, फिर वहाँ वो अनुशासन सीखता है, टाइम पे जाना, 4 लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, उनके साथ काम करना। फिर आरएसएस के शिविर चलते हैं जो छुट्टियों में लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए, फिर उनको कुछ श्लोक सिखाए जाते हैं, देशभक्ति के गाने उनसे गवाए जाते हैं, उनके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स ली जाती है और उनका आईक्यू बढ़े, उनका व्यक्तिमत्व के लिए इसका उपयोग हो, इस प्रकार का ट्रेनिंग वहाँ दिया जाता है। तो माताजी पिताजी को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बेटा संघ में गया, संघ में तैयार हुआ। वो शिविरों में अच्छे घरों के लड़के भी अपने घर में सब सुविधा है पर असुविधा लेते हुए वहाँ जाते हैं, वह लाइन में बैठ के सब खाना खाते हैं, जो वहाँ तैयार होगा वो खाना पड़ता है सबको। वहाँ का दिनक्रम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर रात तक रहता है, वहाँ बौद्धिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। इस सब फैक्ट्री से जब निकला हुआ आदमी रहता है तो वो स्वाभाविक रूप से इस विचारधारा से परमानेंट जुड़ जाता है और देश के लिए और आरएसएस के लिए भी एक एसेट के रूप में वो सामने आता है। और सर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो क्या, जो करिकुलम हमारा चलता है सीबीएसई का या फिर आईसीआईसी का, वही चलता है या कुछ और होता है? एक समय था कि जब आरएसएस, उसके कारण आरएसएस की कार्य पद्धति बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। आरएसएस ने प्रसिद्धि परान्मुखता, यह आरएसएस का गुण रहा है। आरएसएस के कभी भी इतने ज़्यादा लोग आरएसएस के इमरजेंसी के दौरान जेल में थे, किताबें कितने लोगों ने लिखी, किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि आरएसएस का संगठन प्रथम और अपने काम को इस प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं देना, प्रसिद्धि नहीं देना, इस प्रकार की वर्किंग स्टाइल रही है। साइलेंट वर्कर रहे वो। तो कोई पूछने भी गया आप जैसे पत्रकार तो कहते नहीं ये तो हमारे ये प्रमुख है, उनको पूछो, हम नहीं देंगे। इस प्रकार की वर्किंग रही, इसलिए समाज इससे परिचित नहीं रहा। पर अब जब संघ की एक प्रोमिनेंट भूमिका जब समाज में आती है तो लोगों के मन में उत्सुकता है और यही
बचपन से जो संस्कार होते हैं वो, और आज तो इंटरनेट की दुनिया में काम करने वाले लोग, इंटरनेट की शाखाएं चलती है, फिर महाविद्यालयों में चलती है, हॉस्टल्स में चलती है, देहातों में चलती है, विद्या भारती नाम से जो शिक्षा संस्था चलती है, जहां प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था नहीं है वहां पर जा रहे हैं। एकल विद्यालय नाम से देश में हजार लाखों स्कूल चल रहे हैं, जहां बिल्डिंग नहीं है, टीचर जाने को तैयार नहीं, स्टूडेंट भी जल्दी आने को तैयार नहीं, ऐसी जगह पर पेड़ के नीचे भी स्कूल चल रहे हैं एकल विद्यालय के नाम से। और सरकार का 1 रुपया भी ना लेते हुए ये स्वयं प्रेरणा से, संघ की प्रेरणा से चलता है। सेवा भारती का काम चल रहा है कि अलग अलग लोगों को, जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको मेडिसिन की आवश्यकता है, उनको मेडिकल की आवश्यकता है, इन सब लोगों की चिंता करना ये समाज का काम है और समाज को प्रवृत्त करने का काम आरएसएस ने किया है। और आज बहुत बड़े बड़े प्रकल्प, बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े प्रोजेक्ट्स संघ के कार्यकर्ता चला रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल भी है लेकिन ज़रूरी है जानना, क्या आरएसएस मुस्लिम विरोधी है? ऐसे लोगों ने धारणा बना रखी है। मुझे आज भी मालूम है कि अनेक मुस्लिम स्वयंसेवक के रूप में आज संघ में वर्किंग करते हैं, उनको इसके लिए मना नहीं है। हाँ, संघ ने केवल कोई तो भी मुस्लिम आ रहा है, कोई क्रिश्चियन आ रहा है, इसलिए हम ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत माता का ये जो हमारी प्रार्थना है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ऐसा कभी तुष्टिकरण संघ ने किया नहीं। हमारी ये वर्किंग स्टाइल है, हमारा ये भगवा झंडा है और ये हमारी विचारधारा है। जिसको ये मंजूर है, जिनकी सहमति है, वो सब इसमें आ सकते हैं। दुर्दैव से आज़ादी के बाद 75-80 साल और अभी तक भी कांग्रेस ने मुस्लिम वर्सेस हिंदू करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया। वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा आकलन आरएसएस का किया था। नेहरू जी ने भी एक बार देश में जो अपनी 26 जनवरी की परेड होती है उसमें एक संघ के लोगों को शामिल करने के लिए निमंत्रित किया था। एक बार कश्मीर पे जब अपना युद्ध के समय वहाँ के एयरपोर्ट का संरक्षण करना और वहाँ कुछ सेवा कार्य करना, ये काम संघ को दिया गया था। तो और संघ ने ये उत्तराखंड में आपदा जब आई, सबसे पहले स्वयंसेवक वहाँ पहुँचे। तो ये संघ का, और संघ इसकी पब्लिसिटी भी नहीं करता, ये हमारा काम है, समाज के लिए ही हम हैं। तो ये हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं। मैं मेरे घर के लिए कुछ काम कर रहा हूँ तो ये कोई कहने की बात है क्या? करना ही चाहिए, दैट इज़ माई नेचुरल ड्यूटी। तो वैसे ही संघ इसको लेता है और ऐसे प्रशिक्षित, दीक्षित ऐसे स्वयंसेवकों की सब जातियों में, गांधी जी एक बार आज़ादी के पहले वर्धा में संघ के शिविर में गए। गांधी जी जाति पाति पर भरोसा नहीं करते थे, गरीबों का उन्नयन करना ये उनका कल्पना थी। तो वो एक बार शिविर में आए, उन्होंने देखा कि सब लोग नीचे एक लाइन में बैठकर खाना खा रहे, उस लाइन में वो भी बैठे, और परोसने वाले को उन्होंने पूछा कि तेरा नाम क्या है, और बाद में उसको पूछे तेरी जाति, बोले मुझे जाति मालूम नहीं, वो शेड्यूल कास्ट का था। बोले नहीं, हमें संघ में ये कभी पूछा नहीं जाता ना कहा जाता है। तो गांधी जी को लगा अरे मेरे मन में जो समाज की कल्पना है वो तो संघ एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे अनेक बड़े लोग हैं जिन्होंने संघ को जब नज़दीक से जाकर देखा तो उनके ध्यान में आया कि संघ की जो इमेज कांग्रेस ने और प्रस्थापित जिनके राजनीति इंटरेस्ट है, ये लोगों ने जो इमेज बनाने की कोशिश की, दंगे फसाद करने वाले, मुसलमानों के खिलाफ, इस टाइप की संघ की ना कार्य पद्धति है ना इमेज है। संघ बेसिक देश के हित की चिंता करता है। अच्छा सर, ये आपने अभी गांधी जी को जोड़ा आरएसएस के साथ, मैं चाह रही हूँ, गांधी जी और अंबेडकर का टकराव शुरू से था, अंबेडकर की क्या विचारधारा थी आरएसएस को लेकर? अंबेडकर जी ने भी अपने जीवन में बोला है, उनके चरित्र में भी ये लिखा है, उन्होंने कहा कि मैं जो करना चाहता हूँ ये इस समाज का सवर्ण वर्ग, उच्च शिक्षित वर्ग और गरीब और ये बिलो कास्ट, शेड्यूल कास्ट वर्ग, इन दोनों में ब्रिज का काम करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्रकार का सर्टिफिकेट अंबेडकर जी ने दिया था। जयप्रकाश नारायण जी लाइफ लॉन्ग आरएसएस के खिलाफ रहे, वो समाजवादी विचार के थे, पर जब उन्होंने नज़दीक से देखा, इमरजेंसी में हमारा संघर्ष देखा और बाद में जनता पार्टी का जब उन्होंने नेतृत्व किया, तब उनको लोगों ने प्रश्न पूछा कि अरे ये संघ तो फैसिस्ट है, आज तक आप संघ का विरोध करते आए,
ऐसा संघ, फैसिस्ट संघ में आप कैसे जा रहे हैं, उनके लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने उस समय जवाब दिया था, अगर संघ फैसिस्ट है तो मैं भी फैसिस्ट हूं। मैंने इनको देखा है और इमरजेंसी के पीरियड में संघ के कार्यकर्ताओं ने कैसे संघर्ष किया, कैसे सत्याग्रह किए और कैसे देश के हित में विचार किया, ये उन्होंने नज़दीक से देखा है। तो अनेक बड़े लोग जिन्होंने संघ को नज़दीक से देखा, उनके धारणा स्पष्ट हो गई। और संघ के बारे में अनेक कांग्रेसियों का भी मैं उल्लेख कर सकता हूं कि जिन्होंने व्यक्तिगत राजनीतिक मंच पे वो कभी बोल नहीं पाए, पर व्यक्तिगत जीवन में वो संघ की अप्रिसिएशन करते हैं, तारीफ करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अंबेडकर जो थे वो हमेशा से इसके खिलाफ रहे कि समाज में जाति वर्ण व्यवस्था चरम पर थी, शुरू से ही थी। तो क्या संघ ने कभी अंबेडकर का सपोर्ट किया इस बारे में कि हम आपके साथ हैं, हम आपको आगे बढ़ाएंगे या फिर आपकी चीज़ें करेंगे? अनेक शेड्यूल कास्ट के लोग संघ में पदाधिकारी है, उस समय से है। उन सबको लाना, हम संघ ने कभी शेड्यूल कास्ट की अलग सोचो, सवर्ण के लिए कुछ अलग सोचो, ये सोचा नहीं। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यही संघ का मंत्र रहा। पर अपने कार्य पद्धति से उन्होंने ये जो हमें नहीं चाहिए जाति पाति, ये करके दिखाया। ये अंबेडकर जी ने इसका अनुभव लिया कि ये लोग ऐसी बातों पे धारणा नहीं करते। और मुझे आज बताओ, आज जब संघ की विचारधारा के लोग जब देश में राज कर रहे हैं, तो पहली बार अंबेडकर जी का दिल्ली जैसे शहर में जो अंबेडकर जी का स्थान था, वहाँ का स्मारक बनना, महू जो उनकी जन्मभूमि है वहाँ का स्मारक बनना, चैत्य भूमि जहाँ पर उनका अंत्य संस्कार किया गया था उसका स्मारक करना, विदेश में जहाँ अंबेडकर जी विदेश में रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी वहाँ वो बिल्डिंग खरीद कर वहाँ भी अंबेडकर जी का स्मारक करना, ये बातें आज संघ विचार से काम करने वाले, आज भारतीय जनता पार्टी का जो राज है देश में, इस समय ये हुई है। तो ये हमारी स्पष्टता है। लेकिन सर, बातें तो ये भी हुई है कि संसद भवन में अमित शाह जी ने खुले तौर पर बोल दिया, अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, भगवान थोड़ी हैं, पूजा थोड़ी करोगे। अमित शाह जी ने जब उल्लेख किया तो उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर की चर्चा तो सबसे ज्यादा आप करते हो, पर व्यवहार में आप एग्जीक्यूट नहीं करते उसको। हमने उनको व्यवहार में एग्जीक्यूट किया है, हम उनको मानते हैं। और कांग्रेस वालों ने तो, अंबेडकर जी ने तो कांग्रेस का इस्तीफा दिया था। वो जो 2-3 बार हारे, उसमें कांग्रेस ने, एक समय ऐसा आया था उसमें भारतीय जनसंघ था उस टाइम, भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने अपील की थी कि अंबेडकर जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा ना करे। सब लोगों ने उनको सहमति से देना चाहिए, ये देश की एसेट है। नेहरू जी ने उस टाइम नहीं माना और अंबेडकर जी को हराने का काम कांग्रेस ने उस समय किया, एक बार भी उनको जीत के नहीं आने दिया। तो ये बातें कांग्रेस ने की है, अब आज जनता उसको समझ रही है। अच्छा सर, आरक्षण पे आपका क्या स्टैंड है? आप क्या सोचते हैं, आरक्षण आज के समय में ज़रूरी है? ऐसा है, आरक्षण जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इसके पहले आरक्षण क्यों दिया गया है ये समझने की आवश्यकता है। समाज में ऐसा वर्ग जो पिछड़ा था, जिनको सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, ऐसे लोगों को इस समाज के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए अंबेडकर जी ने उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया। हर 10 साल वो आरक्षण बढ़ते जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कारण आरक्षण दिया है वो एकदम आवश्यक था। घर में कोई बीमार आदमी है तो पूरे घर के लिए उसके लिए थोड़ी एक अलग फैसिलिटी दी जाती है। इसका मतलब ये उसको स्पेशल अधिकार नहीं है, ये उसकी आवश्यकता को देखते हुए वो उसको दी गई फैसिलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में अगर वो हम गैर नहीं मानते कि बीमार आदमी की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, ये अगर कोई अच्छे घर का ये प्रदर्शक है, तो वैसे ही समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जिनको शिक्षा से थोड़ा दूर रखा गया, वो आर्थिक दृष्टया पिछड़े हुए, उनको इस प्रकार की सब व्यवस्थाएं देना और मुख्य प्रवाह में समाज में लाना, इसके लिए कोई आरक्षण देना पड़ा तो इसमें मैं कोई गलत नहीं मानता, वो तो देना ही चाहिए। आज के समय में भी अगर दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। बिल्कुल, सब समाज को उस तक लाने के लिए जो आवश्यकता है तब तक वो देते रहना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं ऑडियंस से पूछती हूँ। बेसिकली जब भी मेरे सामने कोई आता है तो मैं ज़रूर पूछती हूँ, अगर आप मोदी जी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो आपके हिसाब से 12 साल मोदी जी को हो गए सत्ता में, उनके 5 काम बताओ जो आपको बेहतरीन लगे हों। तो आज ये सवाल मेरा आपसे है, 5 काम ऐसे बताइए जो आप समझते हैं और ऑडियंस को ही बताना चाहते हैं, जो धरातल पे आपको लगे हों उम्दा काम एकदम।
मोदी जी के कार्यकाल, आपने तो केवल 5 पूछे, हम कहते कहते 1 घंटा भर थक जाते, इतने काम मोदी जी के हुए हैं। सबसे बड़ा काम 370 कलम हटने का काम किया जो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। गुलामी के जो द्योतक थे, देश आज़ाद होने के बाद भी अगर हमारे इंडिया गेट पे पंचम जॉर्ज का मूर्ति रहेगी, वही नाम सब रहेंगे, हमारे नाविक दल का झंडा भी उस टाइम का ब्रिटिशों का वही रहेगा, तो ये कैसे चलेगा? ये सब मोदी जी के कार्यकाल हुआ। अनेक ब्रिटिशों के समय के कानून खत्म करने का काम इस कार्यकाल में हुआ। कालोचित परिवर्तन करके, संविधान में भी कालोचित परिवर्तन, जैसे जैसे दिन बदल रहे तो परिस्थिति बदल रही, तो उस प्रकार का उसका परिणाम होना चाहिए। आप देखिए बजट हमारा कब शुरू होता था? पहले ये सरकार आने के पहले शाम को शुरू होता था। क्यों? कि वो ब्रिटिशों का टाइम। अरे भाई, ब्रिटिश जाके इतने साल हो गए तो भी वही चल रहा है अभी तक। हमारे देश का टाइम जब होगा तो ये अपने इस सरकार ने किया है। इस सरकार के कार्यकाल में एक बार भी भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होती है देश में। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनेक काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। राम मंदिर, ऐसे जो बनारस का मंदिर, ये अनेक कंट्रोवर्सी में निर्णय न करती नहीं थी कांग्रेस की सरकार। ऐसे ही प्रश्न उलझे रखो, लोगों को आपस में झगड़ने दो और उस पर अपनी राजनीति करो, इस पर पर्दा डालने का काम किया। 3 तलाक खत्म करने का काम किया। इन सब बातों में मोदी जी कोई एक धर्म, एक जाति पाति, एक प्रदेश ऐसा नहीं सोचते। वो देश के वाइडर इंटरेस्ट में क्या हित का है और उस प्रकार का वो निर्णय लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल, 5 आपने काम गिनवाए, 5 में से 3 आपने मंदिर गिनवाए। अब मुझे ये बताइए कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो ये कंट्रोवर्सी चलती है ना, कि ये सरकार जो है वो हिंदुओं को सपोर्ट करती है, मंदिरों पे ही काम करती है, इसका मुद्दा बताइए। और दूसरा ये भी इसमें ऐड करिएगा कि वहाँ मंदिर तो बन गया काशी विश्वनाथ, मस्जिद भी तो बननी थी, उसका क्या हुआ? ये जिस मंदिरों की चर्चा देश में चल रही है जी, ये मंदिर कोई नए निर्माण नहीं हुए। हाँ, आज उसका पुनर्निर्माण हुआ है। ये वहाँ पहले मंदिर थे। हमारे पर जो मुगल आक्रांत आए, उन्होंने आक्रमण किया और उनको मालूम था ये संस्कारों की भूमि है, ये संस्कृति की भूमि है। इनका सबसे पहला कुछ काम करना चाहिए तो इनके संस्कारों पे अटैक करना चाहिए। उन्होंने हमारे मंदिर नष्ट किए, वहाँ मस्जिदें बनवाई। उनको मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह नहीं थी क्या? थी, पर नहीं, उनको इस समाज का अपमान करना था। इस समाज का, ये केवल मंदिर, राम, देश में मंदिरों की कमी थोड़ी थी। अयोध्या में मंदिर बना, या बनारस में हमारा मंदिर है, उज्जैन का महाकाल का कॉरिडोर बना, वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड बना। ये देश में मंदिर, एक मंदिर बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। सवाल देश के समाज की जो अस्मिता थी, जो समाज दबा हुआ था, समाज आक्रोशित था कि अरे इतना हमारे पर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, हमारी जो मंदिर थे, तीर्थ स्थान थे, हमारे श्रद्धा स्थान थे, उस पर आक्रमण हुआ है और देश आजाद होने के बाद भी उस पर हम कुछ नहीं करेंगे और ये सब मामले कोर्ट में ऐसे उलझे रहेंगे। हम डेमोक्रेसी में, भारत के लोकतंत्र में संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं। तो मोदी जी ने कोई वहाँ से एक हुक्मनामा लाके और मंदिर का निर्माण नहीं किया, लोगों को शांत रखा। जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आएगा हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। जब न्यायालय ने निर्णय दिया तो आज अयोध्या का मंदिर खड़ा हुआ। एक तरफ हमारा एक श्रद्धा स्थान, बहुत साल का सपना, वो पूरा हुआ, एक बात। दूसरा, इकोनॉमी में, उत्तराखंड की इकोनॉमी में, पूरे देश में कितना बड़ा असर आया है। ये देश के इकोनॉमी में तीर्थाटन करने वाले लोग, वो फिर आपका केदारनाथ बद्रीनाथ हो, अब वहाँ ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है उत्तराखंड में। तो इससे जो संख्या बढ़ी है लोगों की जाने की, कॉरिडोर उज्जैन का बना, वहाँ लोग जा रहे हैं, बनारस में काशी विश्वनाथ में जा रहे हैं, वैष्णो देवी में जा रहे हैं, ये सब बातें, जगन्नाथपुरी में बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सब समाज के अस्मिता का उदयन, निर्माण करने का, पुनर्निर्माण का काम इसमें हुआ है। अभी कल परसों मोदी जी के नेतृत्व में सोमनाथ का उत्सव लोगों ने ये किया कि भाई हमारा सोमनाथ जो मोहम्मद घोरी ने, गजनी मोहम्मद ने इतने बार तोड़ा था, उसको वापस खड़ा करके उस समय के राष्ट्रपति उसमें गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। ये मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये देश के अस्मिता का सवाल है। मान लिया सर, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। जब भी हम इन कामों की बात कर रहे हैं तो यहाँ मंदिरों की ही लाइन लग रही है। क्या और हमारी ऐसी सांस्कृतिक धरोहरें नहीं हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, जो और भी धर्मों से जुड़ी हुई है? तो उस पर हम क्यों, अगर लोकतांत्रिक है तो इसमें तो सब कुछ होना चाहिए ना। ये सनातन का देश है। सनातन कभी दूसरे धर्मों पर आक्रमण नहीं करता।
हमने कभी किसी मस्जिद पर आक्रमण किया है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने कोई चर्च पर आक्रमण किया, ये नहीं होगा। हिंदू समाज सहिष्णु समाज है। यहाँ हमारे इतने देव देवता है, कोई और अल्लाह भी आ जाए और कोई यीशु की भी पूजा करे, हमारा उसको विरोध नहीं है। हर एक की अपनी प्रार्थना पद्धति है, उसकी श्रद्धा है, वो करे। हाँ, उसके आधार पर राजनीति के लिए कोई उसका मिसयूज करता है और इसमें समाज में संघर्ष करके दंगे फसाद करेंगे, तो वो हम चलने नहीं देंगे। वो योगी जी कर रहे, वो मोदी जी कर रहे, और वो पूरे देश में हो रहा है कि अभी यहाँ के आदमी का अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है। आपकी श्रद्धा, आप अपना जो फॉलो करना वो करो, उसको हमारा कोई विरोध नहीं। आपने कहा ये सनातन का देश है। योगी जी कई बार बड़े बड़े मंचों से इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश को। आपका क्या मानना है सर इस पे? वैसे छवि क्या होगी हिंदू राष्ट्र की? सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। ऐसा है, हिंदू राष्ट्र के बारे में मोदी जी ने या योगी जी ने क्या बोला है, वो हिंदू राष्ट्र ये केवल धर्म तक सीमित इस प्रकार की कल्पना नहीं है। ये देश का वर्णन जो लोग करते हैं, एक टाइम का इतना समृद्ध देश हमारा, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा होती थी, हम इकोनॉमिक कैपिटल थे। लोग हमारे यहाँ खरीदने के लिए आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे, हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। हमारे संस्कृति, कल्चर सब उच्च था, पर कई कारण, या आक्रांताओं के कारण, बाद में फिर ब्रिटिशों का राज रहा, तो उस पर जो आया, तो ये हमारा सम्मान, इस समाज का और देश का सम्मान बढ़ाने का काम, वो कल्पना मुझे लगता है कि योगी जी ने भी जो बोला होगा कि वो पुनर्वैभव, इस देश का वैभव पुनर्प्रस्थापित करने का काम हम उस संकल्प से जुड़े हुए हैं। और वो वैभव क्या होता है भाई? ऐसा है, देश का मेजर लोग, कई लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, थोड़े बहुत लोग बहुत करोड़पति अरबपति बन गए, तो ऐसा देश समृद्ध थोड़ी होता है। देश के सर्वांगीण विकास होने में, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश का एयरपोर्ट बढ़ेंगे, रेलवे बढ़ेगी, रास्ते बनेंगे, देहातों में काम चलेगा, किसान खुश होगा, ऐसे सब उसकी वो कल्पना है। वो समृद्ध देश की हमारी कल्पना है, तो इसलिए हम उस एजेंडे पर काम करते हैं। सर, एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है, जैसा आपने कहा कि अभी मंदिर बने, ये सब हुए, ये मोदी जी ने खड़े खड़े खुद निर्णय नहीं लिया इसका। यहाँ सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया या फिर प्रशासनिक उससे आया निर्णय। लेकिन मेरा सवाल ये है कि विपक्ष हर बार बीजेपी पे ये दाग लगाता है कि जितने भी बड़े स्तर, ईडी, सीबीआई, ये सब पूरी तरह से कंट्रोल में है। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ईडी, सीबीआई, न्याय व्यवस्था, चुनाव आयोग, ये व्यवस्था कोई भाजपा ने तैयार नहीं की। ये कांग्रेस के समय से शुरू हुई व्यवस्था है, वही आज चल रही है जी। उसी व्यवस्थाओं का उपयोग जिस काम के लिए वो है, उसका अगर कोई उपयोग हो रहा है, तो वो अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सीबीआई का जो काम है वो सीबीआई नहीं करेगी, तो काय के लिए सीबीआई है? तो उसका उसमें कोई अटकता है, इसलिए फिर ऐसे बातें करेंगे ये कि हम चुनाव हार गए तो फिर हम चुनाव आयोग को बदनाम करेंगे, हमारे अनुकूल निर्णय नहीं आया तो हम न्यायालय को बदनाम करेंगे। कोई भी स्टेबल देश में इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और लॉन्ग टर्म का लिए ये ठीक नहीं है। ये सत्ता आएगी जाएगी, ये संस्थाएं अपना काम करेगी। ये संस्थाएं इस देश की एसेट है, उनका गरिमा, उनका गौरव वैसे ही कायम रखना, ये सब समाज का काम है। इसमें ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष हो या अपना पार्टी हो, उसमें उनको बंधन रखना चाहिए। राजनीति की जब भी बात आती है तो विपक्ष जरूर आता है। केंद्र में बैठी चाहे जो भी सरकार हो, विपक्ष का रोल सबसे अहम होता है। आज के समय में विपक्ष आपकी नज़र में क्या है? देश के दुर्दैव से विपक्ष कुछ बचा नहीं। देश में विपक्ष का अभाव है, क्योंकि 75-80 साल जिस पार्टी ने देश में एक तरफी राज किया, वन साइडेड, यानी राजीव गांधी के टाइम 435 सीटें, आज तक इतनी मेजॉरिटी कभी किसी को मिली नहीं थी। जिस देश ने एक पार्टी पर इतना प्रेम किया, उस पार्टी ने इस देश का और जिन जनता ने वोटिंग किया उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और दुर्दैव से कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका करनी पड़ रही है, जो उनको कभी करने ही आती ही नहीं है। इस देश के हित की क्या बात है? अभी का नारी सम्मान योजना आप देखेंगे, इस देश के महिलाओं ने कौन सा क्षेत्र छोड़ा है? महिलाएं जिस जिस फील्ड में गई, अपना उन्होंने कर्तव्य वहां पर सिद्ध किया है। पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ये किया। अब वो ही मोदी जी चाहते हैं कि ये महिलाओं को राजनीति में भी उचित स्थान देना चाहिए, तो उसमें गलत क्या था?
पर उसमें भी केवल ये भारतीय जनता पार्टी ने बिल लाया है तो उसको हमारा विरोध है। इसमें ये विपक्ष को ये नहीं समझ रहा है कि हमारी भूमिका से हमारा समर्थन बढ़ रहा है कि हमारा कम हो रहा है। तो विपक्ष तो कह रहा था सर आप दे दीजिए रिजर्वेशन, अभी दे दीजिए, परिसमन के पहले दे दीजिए। तो जिसके लिए उन्होंने सोचा उसका कोई वो जवाब दे नहीं पाए, उसकी कीमत उन्होंने बंगाल में चुकाई है। पूरे देश के महिलाओं को ये मालूम पड़ा। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक का राजीव गांधी के टाइम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला और वो न्यायालय का अपमान किया। क्यों भाई? ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाएं ऐसी करती रहेगी, वहाँ के जो मर्दों को मन में आए तो वो तिलाक दे के भेज देंगे। ये हिम्मत लगती है कोई बात करने के लिए, वो मोदी जी में है। और वो जब ऐसा करने का होता है वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सर, भाजपा पे हमेशा आरोप लगता है कि भाजपा ने विपक्ष खत्म कर दिया। विपक्ष को खड़ा करना ये क्या सत्ताधारी पार्टी का काम है? आज सबसे ज्यादा लोग दूसरे पार्टी के भाजपा में आते हैं, तो भाई लोग उसी पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट है, जिस घर का जो अच्छी दुकान जो चलती है वहां ग्राहक जाता है। अब अपनी दुकान क्यों नहीं चल रही? हमारे नेता क्यों हमने खत्म कर दिए? हमारी पॉलिसी क्यों एक परिवार तक सीमित रही? हमारी भूमिका क्यों गलत हो रही है? समाज डे बाय डे कांग्रेस पार्टी खत्म क्यों होती जा रही? इसका चिंता तो उनको करनी चाहिए। वो ना चिंता करते हैं ना चिंतन करते हैं। अभी आपने कहा कि जो पार्टी फलती फूलती है उसी में सब आते हैं, वैसे ही भाजपा को सब ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा को तो वॉशिंग मशीन बना दिया है कि जिस पे आरोप लगे, अगर उसने भाजपा ज्वाइन कर ली तो सारे दाग, सारे आरोप, सारे केसेस खत्म। इस पे क्या कहेंगे आप? एक भी उदाहरण ऐसा देश में नहीं है कि जो कोई समझो जिस पर कोई केसेस भी चल रहे हैं तो उसके केसेस हमने हटा दिए जी। जिस पर कोई आरोप है उससे उसको हमने मुक्ति दे दी जी। हाँ, ऐसे भी लोग आए। जब तक न्यायालय किसी को गुनहगार साबित नहीं करता तब तक इस देश की न्याय व्यवस्था उसको गुनहगार नहीं मानती। और लोग आ रहे, पॉलिटिकल पार्टी है, हम क्या ऐसा करेंगे क्या? अरे हमारे पार्टी में ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हाँ, यहां हम कोई करप्शन का समर्थन कर रहे हैं, यहां कोई उनकी गलत बातों का हम समर्थन कर रहे हैं तो पार्टी को जवाबदेही बनती है। ऐसा कुछ नहीं करती पार्टी। और पार्टी का केडर ऐसा है कि कोई भी आएगा और हमारे पार्टी पर प्रभाव जमा लेगा, ऐसा कर नहीं सकता। वो इस पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर में आके इसका एक पार्ट बनता है और यहाँ के माहौल का परिणाम भी उस पर होता है। सर, आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है ना? अभी आज का मुद्दा ट्रेंडिंग चल रहा है। एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। एक माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि देश के जितने भी बेरोजगार हैं ये सब कॉकरोच हैं, कॉकरोच की तरह हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? कोई भी देश के न्याय व्यवस्था पर जो बैठा हुआ आदमी है उनके बयान पर कोई कमेंट करना ये ठीक बात नहीं है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, पर जिस प्रकार का माहौल है समाज में, तो ऐसे जगह पे जो जो बैठे हुए प्रतिष्ठित लोग रहते हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, उसका कोई मिसयूज ना करे। उनका कहने का भाव बहुत अच्छा होगा, पर आज जिस प्रकार के उस समाज में माहौल बन रहा है तो ये ठीक नहीं है। बेरोजगारी एक मुद्दा है सर आपकी नज़र में? बेरोजगारी के विषय में भी पहली बार मोदी जी के कार्यकाल में लोग वापस जो देहातों से लोगों का पलायन हो रहा था, लोग वापस अपने गाँव में जा रहे हैं। एमएसएमई कितने उद्योग इस दौरान खड़े हुए हैं। मुद्रा बैंक के माध्यम से कितने लोगों को कर्जा दिया जा रहा है। जिनके पास कोई लोन लेने के लिए, मॉर्गेज देने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, गारंटर नहीं, उसको भी लोन मिल रहा है। ये सब बातें पहली बार हो रही है। मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रही थी सर, उसमें आपने कहा, इसी मुद्दे पर बात करी आपने कहा कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी की जो सीमा थी सरकारी नौकरियों को, उसको हटा करके उन्होंने स्टार्टअप्स पे, प्राइवेट नौकरीज पे जोर डाला। लेकिन अब जो सरकारी नौकरियां हैं इस पे जब जब बच्चे बेचारे तैयारियां करते हैं, जब जब पेपर देते हैं, हर बार का रिकॉर्ड है पेपर लीक हो जाता है। आप सोचिए, इतने लाखों बच्चे तैयारियां करके पेपर देते हैं, अपनी दिन रात की मेहनत करते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हो गए, सबके साथ यही हो रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में होने के बाद जो पेपर लीक की बात आपने कही, वो फर्स्ट टाइम इस बार जो एक्सपोज हुई है और उसकी पूरी तहकीकात हो रही है, उसके लोग जेल में जा रहे हैं, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसी बात बिल्कुल
होनी नहीं चाहिए, जिसके कारण उसमें एग्ज़ाम में बैठने वाले लोगों का उत्साह में उनके परिणाम हो, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो, ऐसी बातें ठीक नहीं है। हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। इसमें जो जो जिम्मेवार निकलेंगे उनको पनिशमेंट होगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल रहा बेकारी का, इसके पहले लोगों को बेकारी हटाना, न सर्विसेज देना मतलब सरकारी नौकरी देना। अब सरकारी नौकरी देना इतना ही इसका स्वरूप नहीं है, स्वयं रोजगार भी खड़ा करना और खुद रोजगार लेकर लोगों को भी रोजगार को लगाना, ये भी काम इसमें होता है और उसको प्रोत्साहन देने का काम इस सरकार के माध्यम से होगा। जैसे कि आलू के चिप्स तल लो, ये सब कोई भी उसको आलू के चिप्स तलने को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। हर एक काम में, अब मोदी जी ने बोला है, कल परसों भी बोला है कि स्वदेशी पर जोर दो, लोकल फॉर वोकल करो, वोकल चीज को लोगों को बढ़ाओ। पर इसमें वही है, हमारा पैसा उस गांव में रहना चाहिए, उस एरिया में रहना चाहिए और हमारे विकास होना चाहिए। जो अपरिहार्य उतनी बात हम विदेश से ले, बाकी हमारे यहाँ सब होने के बावजूद हम नहीं लेंगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। आत्मनिर्भर अगर बनाना है, सुरक्षित बनाना है, विकसित बनाना है, तो ये यहाँ के लोगों का विकास होने की आवश्यकता है। मोदी जी का उस पर बहुत बड़ा ध्यान है। सर, वोकल फॉर लोकल कैसे होगा? हर जगह तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि उद्योगपतियों का कब्जा हो जाता है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर लेते हैं। फिर कैसे आप लोकल फॉर वोकल को स्मार्ट बना सकते हैं? अनेक उद्योगों को में बड़े लोगों को आने के लिए प्रतिबंध रखा है। डेमोक्रेसी में तो हर काम हर आदमी कर सकता है जी, पर तो भी छोटे आदमी को इस कंपटीशन में, नहीं तो वो इस कंपटीशन में वो टिक नहीं पाता। इसको ध्यान में रखते हुए अनेक क्षेत्रों में इस तक ये इतने रुपए का टेंडर होगा तो वो इस लेवल के कम लोगों को ही मिलेगा, इसमें बड़े लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं, इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे उद्योगों का भी संरक्षण होना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। इस प्रकार की सरकार की पॉलिसी है, वो रहनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ आती है कि मोदी जी प्रेस वार्ता नहीं करते हैं, प्रेस से बात नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, बस मन की बात कह देते हैं, उसके बाद दूसरे की मन की बात सुनते नहीं हैं। इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी ने जितनी सभाएं की आज तक, किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी सभाएं नहीं की। वन वे होती है ना सर? मोदी जी ने जितनी मन की बातें करी है, किसी प्रधानमंत्री ने अपने इतनी मन नहीं की बातें करी हाँ है। हाँ, तो वो हर टाइम अपनी बात जब रखने का मंच से उपयोग करते हैं तो वो स्वाभाविक उनका ओपिनियन है। जरूरी थोड़ी है कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, अच्छा पार्टी में इतने नेता लोग हैं, इतने प्रवक्ता है, सरकार के भी है, पार्टी के भी है, और हमारा हर कार्यकर्ता ये समाज में प्रवक्ता का ही काम करता है, तो सब काम एक ने ही करने चाहिए ऐसा आग्रह, ये तो गलत लेकिन है। सर वो एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मीडिया से बात करने में क्या दिक्कत है? हर प्रधानमंत्री करते हैं। उन्होंने जैसे कोरोना के पीरियड में नेतृत्व लेकर अपने हाथ में उन्होंने किया, नोटबंदी के टाइम उन्होंने लिया, जब जब देश को इस प्रकार का आश्वासक बोलने की आवश्यकता है, कोई आमूलाग्र परिवर्तन हो रहा है, तो अभी कल परसों उन्होंने जो सोना की बात की, विदेश में न जाने की बात की, अपना डीजल पेट्रोल बचाने की बात की, उन्होंने डायरेक्ट पब्लिक से बात की और लोगों की उन पर इतनी श्रद्धा है। आपने देखा झालमुड़ी पूरे देश का आइटम बन गया, 10 रुपए की झालमुड़ी ने करोड़ों लोगों ने उसको लिया। तो ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, यही तो मुद्दा है सर। पॉपुलैरिटी के चक्कर में जो असली बातचीत है वो हो ही नहीं पाती है। अब मान लीजिए किसी पत्रकार को कुछ सवाल करना है, वो कर ही नहीं सकता मोदी जी से। कुछ जुगाड़ निकालिए इसका। आप लोग तो पद पर बैठे हुए हैं। आप लोगों के हाथ में बहुत माध्यम है, लोग पेपर में लिखते हैं, पॉडकास्ट चलाते हैं, लोग पूछते हैं और उसकी चर्चा समाज में होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई आवश्यकता नहीं। मोदी जी बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी है, ट्रांसपेरेंट तो है सर, लेकिन एक बार बात कर लेंगे तो क्या। अभी आप देखिए वहाँ नॉर्वे में वो लड़की वायरल हो गई, चलिए वो तो विदेशी पत्रकार, उसको छोड़ दीजिए, हमारे देश के पत्रकारों को तो मौका मिलना चाहिए। अब अक्षय कुमार पूछते हैं आप क्या खाते हैं, अब वो उनका पॉडकास्ट करते हैं। कभी मोदी जी से बोलिए मुझे भी पॉडकास्ट दे देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। आप बात करिएगा। कभी ऐसा मौका भी आएगा। जी जी, मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है, बहुत नीचे से ऊपर गए, वो ये सब संवेदना जानते हैं। जी अच्छा सर, अखंड भारत की जो बात होती है, हर बार हम अखंड भारत को लॉन्च करेंगे, बढ़ा रहे हैं, मतलब एक विजन है अखंड भारत का। क्या स्वरूप है उसका? अखंड भारत का मतलब क्या है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पे अकारण चर्चा करके कुछ ऐसा है, अपने जो प्रदेश पहले थे वो वापस जुड़ना, ऐसे कोई समाज का कोई एकाध तबका ऐसी इच्छा रखता है, सपना रखता है, उसके लिए कोई काम करता है, तो इसमें गलत क्या है?
बाकी जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, हमने कभी उस विषय की चर्चा नहीं की, उसकी ये नहीं। अखंड भारत अपने देश की कल्पना है, जो हम थे एक टाइम, जितने वैभवशाली थे, वो सब वैभव हमारा वापस आना चाहिए। ऐसा किसी को लगना इसमें गलत क्या है? अच्छा सर, विपक्ष का कोई चेहरा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, ऐसा कोई है? दुर्दैव से आज ऐसा कोई बचा नहीं है। नहीं तो विपक्ष में रहते हुए अटल जी जब यूएसए में देश को नेतृत्व करने गए तो उन्होंने देश की तारीफ की। वहाँ पत्रकारों ने उनको पूछा कि अटल जी, आप तो इतने घणाघाती भाषण करने वाले है, आपके पार्लियामेंट की हम स्पीच सुनते हैं, आप यहाँ क्या बोल रहे हैं? उन्होंने वहाँ कहा था, मैं देश को प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, पार्टी को नहीं। तो यहाँ हम कौरव और पांडव अलग अलग नहीं है, वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 है, मैं देश को प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये भूमिका उनकी रही है। मीडिया को लेकर आप क्या सोचते हैं? आज के समय की जो पत्रकारिता चल रही है, मीडिया है, उस पर क्या सोच है आपकी सर? पहले तो केवल पेपर मीडिया, इस प्रकार का मीडिया सीमित था, पेपर्स तक। आज वृत्तपत्रों तक सीमित था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, बाद में सोशल मीडिया आया, आज पॉडकास्ट आ रहा है। आज हर आदमी को जिसको अपनी कुछ बात कहनी तो उसको मंच की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर अपनी बात रख सकता है, डायरेक्ट लोगों के बीच में दे सकता है। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ है, एफिशिएंट हुआ है, फास्ट हुआ है, और हर बात पर इसका एक अच्छा असर ये है कि इसीलिए रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष हो, हर एक को जवाबदारी से अपना व्यवहार रखना पड़ता है। समाज का उस पर ध्यान है, तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। जी सर, महिलाओं के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है, लेकिन एक मुद्दा ये भी रहा है हमेशा से कि आप आरक्षण आपने महिलाओं को, SC STs को दिया है, OBCs की महिलाओं को आरक्षण पे आपका क्या रुख है? ऐसा है, पहले महिलाओं को आरक्षण तो मिलने दो, उसके लिए हम जनसंघ के जमाने से चर्चा कर रहे हैं। हमारी स्थानीय समिति रहती है, जब तक उसमें एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब और एक महिला नहीं आती, हम उस समिति को मान्यता नहीं देते। इसका फायदा आज हमें ये हुआ, अनेक SC कार्यकर्ता, ST कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता हमें ढूंढने नहीं पड़ती, वो हमारे पार्टी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महिलाओं का आरक्षण देना, ये कोई उन पर हम उपकार थोड़ी कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है, उनको मिलने चाहिए और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। सर, मणिपुर में इतना कुछ हो गया और आप भी इतने समय बाद भी अभी तक वहाँ आग नहीं बुझी उस चीज़ की, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? मणिपुर हो या देश का कोई भी स्टेट हो, किसी भी कहीं भी असुरक्षितता नहीं होनी चाहिए, दंगे फसाद नहीं होनी चाहिए, समाज में मैतेई कुर्की आपस में लड़ रहे, इस प्रकार का चित्र नहीं होना चाहिए। यही हमारी कल्पना है। वहीं रोज हो रही है। मणिपुर म्यांमार से जुड़ा हुआ है, बाहर का हस्तक्षेप वहां पर हो रहा है। ऐसी शक्तियां, जब मोदी जी के कार्यकाल में दंगे फसाद नहीं होते हैं, वन साइडेड डेवलपमेंट चल रही है, मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उनका कीर्तिमान पूरे विश्व में स्थापित हुआ है, तो विदेशी कुछ ताकतें भी ऐसा काम कर रही है। ऐसा कोई भी प्रदेश में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। संयोग से काफ़ी तरह से मणिपुर कंट्रोल हुआ है। हमारे देश के राज्य मंत्री जो थे, होम मिनिस्टर राज्य मंत्री, वहाँ जाके महीना भर रहे, वहाँ पर सब इस प्रकार का काम हुआ, सब समाजों को इकट्ठा लाने का काम वहाँ पर हुआ है। दिल्ली में भी कई मीटिंगें हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी का ये काम स्वाभाविक बनता है और वो हो रहा है। यूपी की क्या तैयारी है सर? अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, तीनों राज्यों का चुनाव है। तीनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें 2 जगह तो हम रूलिंग है जी, यूपी में और उत्तराखंड में जी। पंजाब के हालात आप देख रहे हैं। अभी पंजाब में भी अल्टरनेट के रूप में, एक बड़े अच्छे स्वरूप में अल्टरनेट के रूप में केवल हम ही इस चुनाव में आने वाले हैं। लगता है बीजेपी पंजाब फतेह कर लेगी? निश्चित रूप से लोगों की, पश्चिम बंगाल के बाद लोगों की इच्छाएं बढ़ी है, आकांक्षाएं बढ़ी है कि पश्चिम बंगाल में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कम था जी। एक टाइम हम 3 आए थे, फिर बाद में पिछले टाइम 77 आए और इस बार इतनी बड़ी संख्या आ गई। तो ये लोग ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हम करके दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से यूपी और उत्तराखंड के बारे में तो कोई बोलने की आवश्यकता ही नहीं। बहुत अच्छा काम चल रहा है, सरकार पर लोग खुश है और उसके आधार पर तो हम रिपीट करेंगे। और तीसरा, पंजाब में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार का रोल रहेगा, वो उस प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यूपी में योगी जी दोबारा? हाँ, यूपी में भाजपा वापस आनी है, उत्तराखंड में भी आनी है। राजनेताओं से जब सवाल किया जाता है तो उनके जवाब बड़े घूमे फिरे वाले होते हैं, तो मज़ा आता है सुनकर। सर, एक सवाल ये कि योगी जी पर हर बार बुलडोज़र
चलाना, एनकाउंटर करना, बड़े मतलब ठेठ नेता का आरोप भी लगता है, उस पर आप क्या कहेंगे? बुलडोजर चलाना सही है? एक टाइम उत्तर प्रदेश ये गुनहगारी के लिए जाना जाता था। जी। कोई भी महिला वहाँ शाम के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी। कोई अच्छे पैसे वाले अच्छे इंडस्ट्रीज वहाँ इंडस्ट्री निकालना आवश्यकता नहीं मानते थे। वो इमेज बदल कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम योगी जी के कार्यकाल में हुआ। सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर उत्तर प्रदेश की कोई होगी तो वहाँ की कानून व्यवस्था ठीक रखना, वहाँ के समाज को सुरक्षितता का आभास देना। और आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश हो गया है। लोगों को आकर्षण का केंद्र हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है फिर गुनहगारों का नायनाट करने के लिए डेमोक्रेसी के जो हथियार है, कानूनी को ध्यान में रखते हुए वो सबका उपयोग करके गुनहगारों को ठीक जगह पे रखना किसी भी रूलिंग पार्टी का तो काम है। सर, मोदी जी और अमित शाह जी के रिश्ते कैसे हैं? ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों आपस में? आपको क्या डाउट है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये पार्टी ये केडर पार्टी है। हमारे रिश्ते केवल पार्टी तक सीमित नहीं रहते हैं। तो भाई भाई दोस्ती निश्चित बढ़िया रूप से एकदम। इतने सालों से जी। वो सब साथ में काम कर रहे हैं। जी। पार्टी में भी काम किया है, गुजरात में भी किया है, दिल्ली में भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से और वो जोड़ी जिस प्रकार की उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, पूरा देश उसका लाभान्वित हो रहा है। और योगी जी का क्या सीन है? मोदी जी से योगी जी का जुड़ाव योगी जी या को अमित कितना शाह? बड़ा चैलेंज वाला स्टेट दिया और उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया अपना मैटर। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम तो सराहना तो पूरे देश में योगी जी की भी होती है। आपके मित्र कौन है सर? सबसे करीबी दोस्त राजनीति में? बहुत दोस्त है, कुछ नाम लेकर कई लोगों को दूर करना नहीं चाहता मैं। अच्छा, आप किसको एडमायर करते हैं अगर नेता को देखा जाए? मोदी जी को छोड़ के बताइएगा। अमित शाह जी जिस प्रकार का उनका काम करने की क्षमता है, जी। उनकी मेहनत, उनका फोरकास्टिंग, प्लानिंग इन डिटेल एंड इन एडवांस, माइन्यूट थिंकिंग, कोई संकट आने के पहले उसका रास्ता निकालने की इंस्टेंट उनको जो डिसीजन मेकिंग उनका होता है, उनकी रिस्क लेने की जो क्षमता है और किसी भी चैलेंज के पीछे वो झुकते नहीं है, ये उनकी बड़ी विशेषता है। चाणक्य कहा जाता है उनको। हाँ, निश्चित रूप से वो तो उन्होंने प्रूव ही किया है। जी। जिन जिन राज्यों में, नहीं तो लोग कभी सोचते थे क्या कि हरियाणा में हम 3 बार आएंगे, वापस सभी राज्यों में तो आ ही रहे, असम जैसे राज्य में, बंगाल जैसे, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये उनका कौशल्य है, कोई नकार ही नहीं सकता। तो वो चाणक्य जो कहा जाता है उनको, वो सही है। ठीक है। अगर सर मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर ऐसा मुमकिन हो कि आपको राजनीति में नहीं आना होता तो आप क्या होते आज? मैं संघ का स्वयंसेवक होता, हूँ भी। राजनीति ये केवल एकमात्र काम करने का माध्यम थोड़ी है। समाज में इतने बड़े क्षेत्रों में इतने अच्छे अच्छे काम लोग करते जी। हैं। हाँ, अभी अपने समाज की स्थिति ऐसी है कि राजनीति में जो काम करता है उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। जी। अन्यथा बहुत बड़े बड़े अच्छे काम समाज में करने वाले लोग हैं, अनेक प्रकल्प लोगों ने खड़े किए हैं और उनके कारण समाज है। केवल राजनीति ये तो एक पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, संघ के संस्कारों के कारण हम केवल अपना परिवार, अपना घर, अपना व्यवसाय इतने तक मैं सीमित नहीं रहता, कुछ ना कुछ काम में मैं निश्चित रूप से रहता। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल है आपसे। राजनीतिक सफ़र में आज तक के सबसे इमोशनल, भावुक कर देने वाला पल आपके लिए कौन सा रहा है? मैं जब जेल में था तो हमारा घर में हमारी बहनें और हमारी माताजी ने हमारा व्यवसाय संभाला। उस समय 4 बार हमारे घर की पूरी इंक्वायरी की गई, झड़ती ली गई हुई और मैं जेल में था, पिताजी दूसरे जेल में थे। तो उस समय ऐसा लगा कि अरे हम जो काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमें ये पनिशमेंट मिलेगी। तब तो कहीं दूर दूर तक सरकार में आने की बात छोड़िए, पार्टी को कभी सरकार भी मिलेगी। 84 में जब पार्टी के 2 सांसद थे, तब मैं दिल्ली का संगठन मंत्री था विद्यार्थी परिषद का। लोग हमारे मजाक करते थे, देश पर राज करेंगे कौन, पार्लियामेंट में केवल हमारे 2। पर आज वो पार्टी आज इतनी बड़ी वैभवशाली देखकर बड़े हमें प्रसन्नता होती है। आने वाले 10 सालों में भारत को कहाँ देखते हैं? निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत का पूरे विश्व में भी हम जिस प्रकार का रफ्तार से आगे जा रहे हैं, पूरा विश्व अपेक्षा से हमारे पास देख रहा है, तो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत का नया स्थान आने देखने को मिलेगा। आज भी वो है। विदेश में जाने वाले भारतीयों को उसका बहुत अच्छा एहसास भी मिलता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट हमारा चला। मुझे बस आपसे अब एक एक सवाल पूछने हैं जिसका जवाब आपको एक शब्द में देना है।
कुछ रैपिड फायर राउंड है। तो सबसे पहले मोदी जी, दूरदृष्टि नेता। राहुल गांधी। क्या बोले उनके बारे में? बोलिए सर, कुछ तो बोलिए। सब समाज ने उनके बारे में दिया है रिएक्शन। योगी आदित्यनाथ। स्टॉलवर्ड्स, बुलंद नेता। अरविंद केजरीवाल। हो गया, लोगों ने ठिकाने लगा दिया, कोई बचा ही नहीं है। हिंदुत्व पर क्या सोचते हैं? हिंदुत्व का फ्यूचर ब्राइट है। कांग्रेस। कांग्रेस खत्म हो गई, चर्चा का विषय नहीं है। मीडिया। मीडिया का बहुत एफिशिएंट रोल है समाज धारणा में भी। हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की ओर देश जा ही रहा है। बेरोजगारी। वो समस्या है, उस पर रास्ता निकलना चाहिए। जातिवाद। जातिवाद खत्म होना चाहिए, डे बाय डे हो भी रहा है। ठीक है सर, हम 29 की तैयारी करें फिर बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से आने वाले दिन ये बीजेपी के ही है, दूसरे कोई है ही नहीं नेता। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल आप बताइएगा, आप हैं तो राजनेता, लेकिन मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगी। क्या कभी आपको बीजेपी की कोई भी नीति या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगी हो कि ये नहीं होना चाहिए था, बताना चाहें तो प्लीज़, कोई भी ऐसी चीज़? पार्टी में अनेक निर्णयों की चर्चा पहले पार्टी के अंदर होती है जी। वहाँ पर हम अपनी बात रख देते हैं, और हम जिस अनुशासन में हैं कि एक बार पार्टी का निर्णय हो गया कि वो निर्णय हमारा होता है, इसलिए ऐसी कभी बात नहीं आती। हम पार्टी के अंदर जब डिसीजन मेकिंग की मीटिंगें होती है उसमें अपनी बात बहुत रख देते हैं ओपनली, और उसमें कोई किसी को कुछ नहीं रखता। सबका निर्णय, जो निर्णय होता है वो सबका निर्णय होता है। बड़ी खूब बात कही सर आपने। जनता को एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, हमारे युवाओं को जो आज के समय में बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेज में है क्योंकि बेरोज़गार का एक अलग ग्रुप बन गया है, ऊपर से पार्टी भी लॉन्च हो गई है, तो आप एक मैसेज प्लीज़ अपनी तरफ से दीजिए। मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, पूरे विश्व में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, और उनके नेतृत्व में भारत आगे जा रहा है। विदेशों में भी गए हुए भारत वापस आने की चर्चा कर रहे हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश का बढ़ रहा है। तो ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग अपना अपना योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन दें, और हमारा देश आगे बढ़ाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और आज का पॉलिटिकल पॉडकास्ट बहुत खास था क्योंकि कुछ नोक-झोंक भरे सवाल भी ज़रूरी होते हैं जब आप किसी सत्ताधारी नेता से बात करते हैं, क्योंकि ये सवाल जनता के होते हैं। तो सर, कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ी, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का पॉडकास्ट करके। हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की, और दोबारा एक नए विषय के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।